जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, एक्स सर्विसमैन होने के बाद सिपाही से लेके हवलदार रैंक तक और इंक्लूडिंग एमएससीपी नायब सूबेदार, इन सब को केंद्रीय सैनिक बोर्ड से फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है। एक बच्चे को 1,000 रुपये एक महीने के लिए। कुल मिलाकर एक साल में एक बच्चे को 12,000, 2 बच्चों को 24,000 और 3 बच्चों को 36,000। मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए परमिट किया हुआ है, लेकिन यदि फर्स्ट टाइम एक बच्चा है और सेकंड टाइम ट्विंस है तो 3 बच्चों को चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा दिया जाता है। हालांकि इसका नाम, जैसा कि मैं हमेशा कहता आया हूँ, फाइनेंशियल असिस्टेंस है, लेकिन इसको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कहा जाए तो हमारे पूर्व सैनिक अच्छी तरीके से समझते हैं। सबसे पहले इस फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के ऊपर कोई दावा नहीं कर सकता, क्योंकि ये आर्म्ड फोर्सेज फ्लैग डे फंड से दिया जाता है। आर्म्ड फोर्सेज फ्लैग डे फंड में बड़े बड़े कारोबारी, देश की आम जनता अपना डोनेशन देती है। आपने देखा होगा कि 7 तारीख को जब आर्म्ड फोर्सेज फ्लैग डे होता है तो उस समय एक फ्लैग आता है। वो फ्लैग स्कूलों में, सरकारी कार्यालयों में जनता को दिया जाता है। उस फ्लैग के अगेंस्ट लोग जितना डोनेट करना चाहे कर सकते हैं। डायरेक्टली भी केंद्रीय सैनिक बोर्ड को डोनेट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर पूरे साल में जो आम जनता द्वारा कितना डोनेशन दिया जाता है उस पर डिपेंड करता है, और कुछ इसमें जो बजट है वो केंद्र सरकार देती है। तो इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि इस साल कितना टोटल बजट बना केंद्रीय सैनिक बोर्ड का और उसमें कितनी वेलफेयर स्कीम्स चलाई जाती है। तो अभी तक देश की जनता का प्यार है, सरकार की मंशा है, तो कई सारी जो वेलफेयर स्कीम्स है वो 100% चलाई जा रही है। लेकिन आगे इन वेलफेयर स्कीम्स में लोगों का रुझान बढ़ता रहा, जनता का डोनेशन आता रहा तो एक्सटेंड हो सकती है, और यदि डोनेशन कम रहा तो कई वेलफेयर स्कीम्स बंद भी हो सकती है। आइए इस वीडियो में हम बात करेंगे पूर्व सैनिकों को यदि 3 बच्चे हैं, पहला सिंगल और सेकंड ट्विंस, तो उनको सीए किस प्रकार क्लेम करना है, और दूसरा पूरी इसकी रूपरेखा क्या है। सबसे पहले हम बैकग्राउंड में जाएं तो 1981 में ये स्कीम शुरू की गई थी, और इसमें उस समय एक बच्चे को केवल 15 रुपये दिए जाते थे एक महीने के लिए, और मैक्सिमम 3 बच्चों को ये दिया जाता था 12th क्लास के लिए, 12th क्लास तक, पहली क्लास से लेके 12th क्लास तक। दिस स्कीम वाज लास्ट रिवाइज इन अक्टूबर 2011 इनटू ए मंथली ग्रांट ऑफ ₹1,000 पर मंथ। 2011 में इस स्कीम में बड़ा परिवर्तन हुआ और 15 रुपये से बढ़ा के सीधा 1,000 रुपये पर मंथ कर दिया गया। लेकिन यहाँ पे कंडीशन कर दी गई, जो पहले 3 बच्चों के लिए मिलता था अब वो केवल 2 बच्चों को ही मिलेगा। और अप टू ग्रेजुएशन एंड आल्सो फॉर विडोज टू परस्यू पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, दिस ग्रांट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एनी ऑफ द प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्सेज और डिग्रीज। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब इसका एम आप सबको पता है कि पूर्व सैनिकों की जो है वित्तीय मदद करना है, और हवलदार रैंक तक दिया जाता है आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों के जवानों को। और इसमें एक कंडीशन और है कि केंद्रीय सैनिक बोर्ड से जो फाइनेंशियल असिस्टेंस क्लेम कर रहे हैं वो उस पर्टिकुलर एकेडमिक ईयर के लिए, उन पर्टिकुलर बच्चों के लिए, और कहीं से भी एजुकेशन के नाम पर कोई स्कॉलरशिप और वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं कर रहे होने चाहिए। यदि और कहीं से वो स्कॉलरशिप और फाइनेंशियल असिस्टेंस ले रहे हैं तो उनके लिए केंद्रीय सैनिक बोर्ड से जो 1,000 एक महीने एक बच्चे को मिलने वाली ये वित्तीय सहायता लागू नहीं है। और ये बच्चों के साथ साथ ही विडोज के लिए भी लागू है, हायर स्टडी के लिए, और विडो के पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स के लिए भी लागू है। अब इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो इस प्रकार है। एप्लीकेंट मस्ट बी एन एक्स सर्विसमैन,
widow, orphan, dependent. Should be of rank of Havaldar or equivalent and below. This scheme is applicable for classes 1 to 12 of school and undergraduate classes of a degree college. प्रोफेशनल के लिए लागू नहीं है। तो ये पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए ग्रेजुएशन करने तक लागू है, यानी फर्स्ट से 12th क्लास 12 साल और आगे 3 साल की जो स्ट्रीम होती है ग्रेजुएशन की या 4 साल की, तो उस पूरे ग्रेजुएशन के ड्यूरेशन के दौरान ये मिलता रहेगा। This grant is also admissible to widows who wish to pursue 2-year postgraduate degree. The ward widow shall complete the course successfully. समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि द एप्लीकेंट शुड नॉट बी ड्राइंग एजुकेशन अलाउंस और सिमिलर बेनिफिट फ्रॉम द स्टेट और इज हिज एम्प्लॉय। कोई एक्स सर्विसमैन री एम्प्लॉय आ जाते हैं या फिर वो स्टेट से कहीं एजुकेशन ग्रांट प्राप्त कर रहे हो, तो उनके लिए ये लागू नहीं है। नेक्स्ट, द स्कीम इज एलिजिबल फॉर ओनली फर्स्ट 2 चिल्ड्रन। हाउएवर इन केस ऑफ ट्विन चिल्ड्रन बिलो मेंशन्ड कंडीशन शैल बी एप्लीकेबल। ये केवल 2 बच्चों के लिए, और यदि कहीं पे ट्विंस है, टोटल 3 बच्चे हैं, तो उनके लिए कंडीशन इस प्रकार होगी। इन केस द फर्स्ट एंड सेकंड चिल्ड्रन आर ट्विंस, यदि पहला और दूसरा बच्चा पहली डिलीवरी में यदि ट्विंस होते हैं तो केवल उन्हीं 2 ट्विंस के लिए लागू है। उसके बाद तीसरा बच्चा है तो उसके लिए लागू नहीं है। और यदि इन केस सेकंड एंड थर्ड चाइल्ड आर ट्विंस, यानी पहला बच्चा सिंगल है और उसके बाद दूसरा और तीसरा बच्चा ट्विंस है, तो तीनों बच्चों को मिलेगा। बोथ विल बी एलिजिबल फॉर दिस फाइनेंशियल असिस्टेंस अलॉन्ग विथ फर्स्ट चाइल्ड। इन सच केसेस एक्स सर्विसमैन कैन अवेल this grant for 3 children subject to fulfillment of above mentioned criteria. In such cases, applicant must first fill the application for the 2 children who are twins, same date of birth. Thereafter, the applicant will be able to fill a separate application for the remaining child, irrespective of whether the remaining child is elder or younger to the twin children. देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है जो समझने वाला है। मेरे से कुछ पूर्व सैनिकों ने पूछा भी कि मेरे 3 बच्चे हैं, पहला बच्चा सिंगल है और उसके बाद ट्विंस है, उनके लिए मैं सीए अप्लाई कैसे करूं? क्योंकि सीए में आपने जब देखा अप्लाई करते समय केवल 2 बच्चों का ही जो डिटेल एंटर करने के लिए ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे केंद्रीय सैनिक बोर्ड कहता है कि पहले आप उन 2 बच्चों के लिए, ये जो ट्विंस है जो बाद में पैदा हुए हैं, उनके लिए पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दो और सबमिट कर दो। उसके बाद फिर न्यू एप्लीकेशन में जाना है, और जो बच्चा एक रह गया है जो पहले पैदा हुआ था फर्स्ट डिलीवरी में, एल्डर और यंगर यहाँ पे दोनों जो बातें लिखी गई है, तो जो बच्चा रह गया जो पहले पैदा हुआ बड़ा है, उसका अकेले का फार्म अलग से भरना है। तो जिनके 3 बच्चे हैं उनके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी सीए के लिए 2 फार्म भरने होंगे। पहले फॉर्म जो भरेंगे उसमें जो दोनों बच्चों के जो ट्विंस है उनका फॉर्म भरना है, और उसके बाद जो रिमेनिंग बच्चा है उसका फॉर्म भरना है। तो ये पॉइंट आप सबका क्लियर हो गया होगा, मैं आशा करता हूँ। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ अनफॉर्चुनेट डिमाइज ऑफ फर्स्ट और सेकेंड चाइल्ड। इन केस ऑफ unfortunate demise of first child, second and third children as mentioned in discharge book will be eligible. यदि ट्विंस नहीं है और 3 बच्चे हैं, तो यदि पहले बच्चे की डिमाइज हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो दूसरे और तीसरे बच्चे को मिलेगा। सिमिलरली इन केस ऑफ डिमाइज ऑफ सेकेंड चाइल्ड, the third child will be eligible as mentioned in discharge book. The death certificate will be uploaded as supporting document with online application for scrutiny. पहले जो मैंने बताया कि उसमें तो है कि ट्विंस है तो कैसे करना है, और अब ये है कि किसी के 3 बच्चे हैं और सिंगल डिलीवरी है, उनमें से जो फर्स्ट और सेकंड दोनों बच्चों में से कोई भी एक बच्चे की भगवान ना करे डेथ हो जाए, तो जो तीसरा बच्चा है उसको एप्लीकेबल हो जाता है
चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। अब इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, आप जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करने जाएंगे तो वहाँ पे भी लिस्ट आती है, और यहाँ पे मैं एक बार आपको फिर बता देता हूँ। सबसे पहले सर्विस डॉक्यूमेंट यानी डिस्चार्ज बुक ऑफ एक्स सर्विसमैन, और उसमें जो फैमिली पर्टिकुलर्स ज़रूर होने चाहिए। दूसरा, एक्स सर्विसमैन और विडो का आई कार्ड। तीसरा, मार्कशीट और स्कूल प्रोग्रेस कार्ड ऑफ चिल्ड्रन। फोर्थ, पार्ट टू ऑर्डर मेंशनिंग नेम ऑफ चिल्ड्रन, या फिर जो आप डिस्चार्ज बुक है उसमें बच्चों के नाम है तो उसको लगा सकते हो। इसी के साथ एक सेल्फ सर्टिफिकेट लगाना है कि मैं जो केंद्रीय सैनिक बोर्ड से सीए क्लेम करने जा रहा हूँ, इसके अलावा इस एकेडमिक ईयर के लिए मैं और कहीं से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं करूँगा या अब तक मैंने नहीं की है। नेक्स्ट, बैंक अकाउंट जिसमें चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस या फाइनेंशियल असिस्टेंस का जो पैसा क्रेडिट करवाना चाहते हैं उसकी। और सबसे लास्ट, आधार कार्ड कॉपी ऑफ द एक्स सर्विसमैन। अब जो चैनल ऑफ एप्लीकेशन रहेगा, जैसे ही आप फिल करेंगे आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, जिला सैनिक बोर्ड में जाएगा। जिला सैनिक बोर्ड में आप संपर्क करें और अपने डॉक्यूमेंट को दिखाएं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को वहाँ पे वेरीफाई करके ये राज्य सैनिक बोर्ड में चली जाएगी। राज्य सैनिक बोर्ड इसको अप्रूव करके केंद्रीय सैनिक बोर्ड में भेज देंगे। वहाँ पे जो केंद्रीय सैनिक बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर रहेंगे, जब भी फंड अवेलेबल होगा उस समय अप्रूव करके आपके खाते में पैसा डाल देंगे। यदि इस दौरान कोई ऑब्जेक्शन आता है उस एप्लीकेशन में, तो वो एप्लीकेशन आपके पास वापस आ जाएगी और आपको दिए गए समय के अंदर ही उसको रेक्टिफाई करके वापस भेजना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सैम्पल एप्लीकेशन फॉर्म भी मिलेगा देखने को, और एप्लीकेशन ऑथराइजेशन जो फ्लो है वो भी देखने को मिलेगा, और यहीं से आप ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। तो एक बार आपको मैं जो ऑथराइजेशन फ्लो है वो यहाँ से दिखा देता हूँ। जैसे ही पीडीएफ आप डाउनलोड करेंगे तो पीडीएफ में ये सब जानकारी आपको देखने को मिलेगी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको यूज़र रजिस्ट्रेशन करना होगा और एप्लीकेशन सबमिट करना होगा। फिर जिला सैनिक बोर्ड के जो अधिकारी हैं वो लॉगिन करेंगे और उसको वेरीफाई करने के बाद रिकमेंड कर देंगे या फिर रिजेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट आपका रहेगा जिला सैनिक बोर्ड एडमिन लॉगिन, वेरीफाई एंड रिकमेंड और रिजेक्ट। फिर ये राज्य सैनिक बोर्ड में जाएगी, राज्य सैनिक बोर्ड में सेम कार्रवाई होगी। फिर राज्य सैनिक बोर्ड में भी 2 लेवल है इसके। फिर ये केंद्रीय सैनिक बोर्ड में जाएगी और वहाँ पे भी रिकमेंड और रिजेक्ट जो भी उनको लगेगा उचित कि कोई ऑब्जेक्शन है तो रिजेक्ट करेंगे और नहीं तो वो रिकमेंड कर देंगे। फाइनली केंद्रीय सैनिक बोर्ड एडमिन उसको वेरीफाई कर देंगे और अप्रूव कर देंगे, या फिर यदि इसमें ऑब्जेक्शन लगेगा तो वो रिजेक्ट कर देंगे। तो इस प्रकार मैंने आपको इस वीडियो के जरिए कंप्लीट फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एक्स सर्विसमैन और विडोज़ को एक बच्चे के लिए 12, 2 के लिए 24 और 3 के लिए 36,000 रुपये किस प्रकार क्लेम करना है, और यदि सेकंड बच्चे ट्विंस है तो उनके लिए एप्लीकेशन अप्लाई करने का क्या प्रोसेस रहेगा, ये सब जानकारी मैंने इस वीडियो के जरिए दी। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो को आप 30 लाख भूतपूर्व सैनिकों और फैमिली पेंशनर्स के साथ में शेयर कर दें ताकि वो अपना हक समय पे लें। और इसका फॉर्म भरने का जो समय है वो 1 अप्रैल से शुरू हो जाता है और अक्टूबर तक, ये नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद बंद हो जाता है। तो देरी ना करें, मई जून जुलाई का इंतजार ना करें, अप्रैल मई जून में जब रिज़ल्ट आ जाए तो तुरंत अप्लाई कर दें। तो ये थी जानकारी कैसी लगी इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आगे भी इस प्रकार की जानकारियाँ पाते रहने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लें। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.